सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेट के मिक्स एमसीक्यूज, राइट। प्रैक्टिस करेंगे, पैटर्न देखेंगे जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी करा है। तो इस सेशन में भी हम कुछ मिक्स एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोल रहा है, क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर सकते हो, अकॉर्डिंगली जो है आपको इसका आंसर बताना है। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर? सवाल नंबर 1, so what are one of my drawbacks is that I don't have to tolerance of ambiguity. Ambiguity का मतलब होता है अनक्लियर, जो चीज क्लियर नहीं होती, राइट। तो select the most appropriate option to substitute the segment in bold in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. ठीक है, तो एक सेंटेंस है, अगर आपको लगता है, वैसे तो इसमें नो इंप्रूवमेंट की ऑप्शन दे ही नहीं रहा, मतलब आपको बदलना है। अगर आपको लगता है कि डू नॉट हैव टू ही करेक्ट है, ठीक है, तो मतलब फिर वो भी लिख रहा है नीचे, दे नहीं रहा, तो हैज नॉट आएगा, एम नॉट के साथ रिप्लेस होगा, इज नॉट के साथ होगा या डोंट हैव के साथ होगा। तो अब यहां पे बोल रहा आई डू नॉट हैव टू टॉलरेंस, इट डजंट मेक सेंस। देखो, लैंग्वेज है, भाषा है, और भाषा के लिए आपकी एक जो है खुद की समझ शक्ति का होना बड़ा जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह आप रूल याद करोगे, रूल के हिसाब से इंग्लिश को टैकल करोगे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। सो आई डू नॉट हैव टू यहां पे गलत है, इसकी जगह आना चाहिए बेसिकली आई डोंट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी। सो वन ऑफ माय ड्रॉबैक्स होता है शॉर्टकमिंग्स, मतलब मेरी जो कमियां हैं उसमें एक कमी की बात कर रहा है कि आई डोंट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। ऑप्शन डी बोल रहा है डू नॉट हैव इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू सब्स्टिट्यूट द पार्ट इन द बोल्ड, राइट। सो डोंट हैव वहां पे राइट आंसर बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, he hesitated to listen to what his brother was saying. He hesitated to listen to, अब इसमें नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन दे रहा है, तो अगर आपको लगता है कि hesitated to listen to ही करेक्ट है तो आंसर जाएगा नो इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, hesitate listening होगा, hesitates होगा, या फिर hesitated to listen होगा, टू नहीं आएगा। तो ये है आपका ग्रामरी। जैसे आपने बोला अपने फ्रेंड को प्लीज लिसन मी होता है या प्लीज लिसन टू मी होता है, तो नॉर्मल सी बात है, जनरल सेंस में हम देखें तो हम ऐसे बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात को सुनो, लिसन टू मी बोलते हैं ना। तो लिसन के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन टू लिखी जाती है, और उसी तरह जो ये लिसनिंग वर्ड होता है, लिसनिंग वर्ड के साथ भी आपको जो है प्रेपोजिशन टू लिखनी पड़ती है, राइट। लिसन टू होता है, लिसनिंग टू होता है, तो यहां पे लगा रहा है लिसन टू, जबकि ये आंसर सारे ही गलत हो जाएंगे। आंसर है इसमें बेटा डी बनेगा, नो इंप्रूवमेंट वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। ये सेंटेंस ऑलरेडी मतलब सही लिखा हुआ है। सो ही हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग इज द राइट आंसर। इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। द गिवन स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी सब्स्टिट्यूशन और इंप्रूवमेंट्स, दस नो इंप्रूवमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है, साथ में लिखा हुआ है। तो ये वाक्य ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म में लिखा गया था, क्योंकि यहां पे जो है हेजिटेटेड टू लिसन टू ही करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड सवाल बोल रहा है बिकॉज ऑफ हिज मास्टरी इन दिस फील्ड हिज सजेशंस आर वाइड एक्सेप्टेड। तो बार बार बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस करने को, इंग्लिश को जब आप टैकल करोगे तो कैसे करोगे, क्या आप कौन सी अप्रोच लगाओगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो आपकी सेंस भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपका ग्रामर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें अगर आपकी सेंस प्लस ग्रामर ये दोनों बिल्ड हो जाए ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा इंग्लिश में अच्छे नंबर लेने से, राइट। तो भाषा को आप स्कोरिंग बना सकते हो, सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छा होना चाहिए, तो वाइड एक्सेप्टेड होना चाहिए या एडवर्ब फॉर्म यहां पे लगेगी। सो वाइडली एक्सेप्ट भी गलत हो जाएगा, एक्सेप्टेड वाइड बिल्कुल गलत है, आंसर बनेगा सी, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड, क्योंकि एडवर्ब फॉर्म यहां पे लगानी पड़ेगी, आर वाइडली एक्सेप्टेड। बिकॉज ऑफ हिज मास्टरी इन दिस फील्ड his suggestions are widely accepted could be the right answer. Solution पढ़ लीजिए। ऑप्शन सी widely accepted correct adverb form है, is the correct substitution for the given bold part in the sentence. तो adverb form यहां पे लिखनी पड़ेगी, तो wide accepted नहीं होता, ये फिक्स है कि हमें यहां पे widely accepted ही यूज करना पड़ेगा। Come to the question number next, फोर्थ पे आ जाइए। बोले the match is postponed, it must not had rained, right? अब ये आ गया आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको ग्रामर का अच्छा नॉलेज होगा तो आप इसकी ऑप्शन को सही करके आ जाओगे एग्जाम में। तो होता क्या है कि ये जो मस्ट है ये एक मॉडल है,
है ना। मॉडल्स और भी होते हैं, जैसे विल है, ये भी एक मॉडल है। फिर इसका पास्ट वुड है, ये भी एक मॉडल है। फिर आपका कैन है, ये भी एक मॉडल है। ये सारी मॉडल्स होती हैं। और मॉडल्स विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर, ये टोटल अगर हम इनकी बात करें तो ये 13 होती हैं। आपको पता होना चाहिए एज ए कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स कि हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर। देयर आर 13 मॉडल्स इन ग्रामर। 13 होती हैं ये स्टूडेंट्स। और मॉडल के साथ कभी भी आप हैड नहीं लिखते हो। मॉडल कभी अपने साथ हैड नहीं लेती। मॉडल कभी भी अपने साथ स्टूडेंट्स हैज नहीं लेती। मॉडल के साथ हमेशा ही हैव लिखा जाता है। अब आप ऑप्शन चेक करो। मस्ट नॉट रेन्ड, कट गया। मस्ट नॉट हैज गलत है। मस्ट नॉट बी गलत है। आंसर होगा डी। The match is postponed, it must not have rained, है ना। The match is postponed, it must not have होना चाहिए था, it must not have rained, राइट। तो पोस्टपोन मतलब स्थगित हो गया मैच, ये बोलना चाह रहे हैं, तो मस्ट नॉट हैव आएगा यहाँ पे, हैड नहीं आएगा। अब ये आपका ग्रामर नॉलेज है। जैसे देखो माइट हैव होता है, कुड हैव होता है, वुड हैव होता है, शुड हैव होता है, आपने सुना होगा, है ना। द पुलिस माइट हैव कॉट द थीफ, तो माइट हैव होता है, माइट हैज, माइट हैड कभी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा डी। आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड पार्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। बोला बाय सच टाइम यू फिनिश दैट चैप्टर आई विल राइट माई प्रोजेक्ट। अब ये सवाल भी आपका ग्रामर वाला आ गया, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे हम सेंस के थ्रू कर सकते हो आप, है ना। इंग्लिश के आंसर आपका आ जाएगा सेंस से। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको टिपिकली ग्रामर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे बाय सच टाइम कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, राइट। तो ये तो गलत है, नो इंप्रूवमेंट कट गया। तो होता क्या है, बाय द टाइम होता है एक्चुअली, बाय द टाइम। जैसे बाय द टाइम है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है, ये सारे कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। ध्यान रखना, कंजंक्शन ऑफ टाइम ये होते हैं। बाय सच टाइम कोई कंजंक्शन ऑफ टाइम नहीं होता। बाय द टाइम, एज सुन एज लॉन्ग एज, दीज ऑल आर कंजंक्शन ऑफ टाइम एक्चुअली। तो आंसर बनेगा यहां पे हमारा बी। आप देख सकते हो बी बोल रहा है बाय द टाइम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड पार्ट इन द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। For a sentence split into 4 parts has been given, choose the best order which produces the original sentence। अब एक वाक्य दे रखा है, आपको इसको अरेंज करना है। आगे पीछे दिया हुआ है सेंटेंस, तो आपको इसको अरेंज करके एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है स्टूडेंट्स। जब ये जंबलिंग का क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये रूल हमेशा याद रखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद आपको वर्ब ढूंढनी है, उसके बाद आपको वाक्य का ऑब्जेक्ट ढूंढना है, राइट। और ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बनने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम ठेका बोलते हैं, ये 2 ही चैप्टर का होता है। या तो सब्जेक्ट आपका नाउन होगा या तो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होगा, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं। और नाउन की पहचान क्या होती है, इससे पहले आर्टिकल आता है। तो अ वेक्स्ड प्रॉब्लम ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, यहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो इसलिए मतलब ये सेकंड वाली ऑप्शन में है, ये फर्स्ट वाली ऑप्शन में है। ये अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, ये सेकंड है। तो आप देख लो पहला ऑप्शन, मतलब यहां पे हमारा जो पहला पार्ट है वो आपका सेकंड से ही स्टार्ट कर रहा है। हर ऑप्शन सेकंड से स्टार्ट हो रही है। तो अ वेक्स्ड प्रॉब्लम आर्टिकल ए से पहचानना है। ए आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, क्योंकि डिटर्मिनर हमेशा नाउन को डिटरमाइन करता है। सो ए है, एन है, द है, सम है, एनी है, फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, सम बॉयज, फ्यू बॉयज, एनी बॉय। मतलब इसके बाद जो आने वाली पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो नाउन होता है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही बनता है, राइट। तो ये सेकंड वाला तो हमारा यहां से स्टार्ट हो गया। अब किसको लें, इसके बाद देखो फिर अब सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो इसके बाद वर्ब ये इज मतलब वर्ब है, तो ये बना हमारा फोर्थ पार्ट। तो सेकंड के बाद फोर्थ आएगा, पहला और फोर्थ कट गया, क्योंकि यहां दूसरे के बाद पहला आ रहा है, यहां दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, तो चौथा सिर्फ बी और सी में आ रहा है, राइट। सो अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस is the clamor to open more colleges and to reserve more seats for backward classes। ये ऑब्जेक्ट है वाक्य का, ये ऑब्जेक्ट है वाक्य का, ये सबसे एंड में आएगा। ठीक है जी। तो ये बनेगा हमारा फर्स्ट, फोर्थ, फिर हमारा बना ये नहीं, फर्स्ट आया पहले, सॉरी सेकंड पहले आया हमारा, सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड आया, सेकंड के बाद हमारा थर्ड आ रहा है, सेकंड के बाद थर्ड आ रहा है।
ये हमारा है सेकंड। अब वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस सेकंड है, फिर हमारा नहीं फोर्थ आ रहा है, फिर उसके बाद फोर्थ आ रहा है, ये आ रहा है फोर्थ, फिर आ रहा है सेकंड, फोर्थ के बाद आ रहा है हमारा सेकंड, सेकंड फोर्थ थर्ड, सॉरी सेकंड फोर्थ थर्ड, सी आंसर है, सी आंसर होगा, क्योंकि ये ना आगे पीछे दे रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये बनेगा अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस is the clamor to open more colleges and to reserve more seats for backward classes। ऐसे बनेगा ये पूरा वाक्य, तो आंसर बनेगा सी। आप देख सकते हो आंसर सी बना रहा है यहां पे, ये पूरा सेंटेंस ने लिख दिया। a vexed problem facing us is the clamor to open more colleges and to reserve more seats for backward classes, right? सब्जेक्ट हमारा वेक्स्ड प्रॉब्लम है, कन्वेंशनल स्पीच, क्लैमर टू ओपन कॉलेजेस एंड रिजर्व सीट्स, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा बैकवर्ड क्लासेस है यहाँ पे, तो इस हिसाब से एक आंसर बन गया। सातवां बोल रहा है, सवाल नंबर 7 पे आ जाते हैं, पूरा अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, वन वर्ड है, आपको पता है एक स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड पिक करना होता है, इसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट? तो अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा बंदा जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वेटरन। वेटरन बोलते हैं, ध्यान रखना, अप्रेंटिस इसका उल्टा होता है, ये तो नौसिखिया होता है। सीनियर ऑफिसर आप जानते हैं क्या होते हैं, वेटरन का ऑपोजिट अप्रेंटिस भी हो सकता है, वेटरन का ऑपोजिट एक और वर्ड भी मैं आपको बता देता हूं, अगर अप्रेंटिस ऑप्शन में ना हो तो आप नोवाइस भी कर सकते हो। नोवाइस भी इसी का ऑपोजिट होता है, नोवाइस भी नौसिखिया होता है, जो लर्नर होता है, बिगनर होता है, फ्रेशर होता है, उसको बोलते हैं बेसिकली अप्रेंटिस या नोवाइस। सो वेटरन का एग्जैक्ट ऑपोजिट नोवाइस हो सकता है, अप्रेंटिस हो सकता है, ऑप्शन में जो होगा इन दो में से उल्टा आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए, बोलो वेटरन इज अ पर्सन हु हैज वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, अप्रेंटिस इसका ट्रेनी होता है, मतलब सीखने वाला होता है। सवाल नंबर 8वां पे आ जाते हैं, ही इज ग्रेटर देन मी। अब बोल रहा है चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस, मतलब जो ये वाक्य हमें मीनिंग दे रहा है, ऐसा कौन सा वाक्य है जो इससे मिलता जुलता मीनिंग आएगा, चेंज नहीं होना चाहिए मीनिंग। सो ही इज ग्रेटर देन मी, तो मतलब ही की ग्रेटनेस को का कंपैरिजन कर रहा है माइन के साथ, मेरी ग्रेटनेस के साथ, राइट? तो ही इज, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, या आई एम द ग्रेटेस्ट, नहीं, मीनिंग बदल रहा है, आई एम एज ग्रेट एज ही, ये भी गलत है, ही इज एज ग्रेट एज आई, नहीं, ए होगा आंसर, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, ही इज ग्रेटर देन मी, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा ग्रेटर है, महान है, सो आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, ए इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। देयर इज कंपैरिजन बिटवीन ग्रेटनेस ऑफ हिज एंड माइन, उसकी और मेरी महानता के बीच में ही इसमें तुलना हो रही है। सो ऑल्सो कैन से आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था तो हमने आंसर लिया फिर इसका ए, ठीक है जी। अगले सवाल पे आ जाते हैं, 9th पे आ जाती है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, इसका मतलब है कि एक ऐसा बंदा जो म्यूजियम की देखभाल करता है ना, म्यूजियम होता है ना जो संग्रहालय कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में, जहां पे बहुत पुरानी पुरानी चीजें रखी होती है उसको म्यूजियम बोलते हैं, राइट? तो उसको क्या बोलोगे आप, क्रिएटर बोलोगे? नहीं। क्रिएटिंग बोलेंगे? ना जी। क्रिएटेड? नहीं। क्यूरेटर होता है, क्यूरेटर होता है जो पर्सन जो है म्यूजियम की टेक केयर करता है, उसको बोलते हैं बेसिकली क्यूरेटर, राइट? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम इज कॉल्ड अ क्यूरेटर, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब 10th सवाल देख लीजिए, एरर का क्वेश्चन है, बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है कि ए पार्ट इसका गलत है, बी पार्ट गलत है, या फिर सी पार्ट गलत है, या फिर डी पार्ट गलत है। तो अब यहां पे आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। अब कई बच्चे सोचेंगे यार इज आ जाएगा, नहीं, एक्चुअली होता क्या है, ये जो बोथ होता है इसके साथ कभी एज वेल एज नहीं लगता, बोथ कभी भी अपने साथ बी आंसर बनेगा। बोथ का जो कंजंक्शन होता है स्टूडेंट्स, बोथ का जो राइट कंजंक्शन होता है वो एंड होता है। बोथ मिली एंड मीना, बोथ इज नेवर कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंजंक्शन एज वेल एज, बोथ के साथ हमेशा ही कंजंक्शन एंड लिखा जाता है। वी बोथ लव एंड रिस्पेक्ट हिम, आप ऐसे नहीं बोलोगे वी बोथ लव एज वेल एज रिस्पेक्ट हिम, तो गलत हो जाएगा, राइट? तो यहां पे बोथ के साथ एंड आएगा, इसलिए आगे आर लगा रहा है, मिली एंड मीना, फिर ये दो लड़कियां होगी तो फिर इसलिए आर लग रहा है। चलो, बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल ऐसे होगा, एंड कम्स विद बोथ, मतलब बोथ के साथ एंड आता है, ये बोल रहा है। उसके बाद 11th सवाल देख लीजिए, ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर Rs 50।
तो इस क्वेश्चन में भी आपको एरर फाइंड आउट करना है, तो आपका एक ग्रामर का नॉलेज चेक करना चाह रहा है, आपका ग्रामर यहाँ पे अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। आपको पता होगा कि जब हम एक बार जो है नाउन को यूज कर लेते हैं, है ना, तो उसकी जगह हम उस नाउन को रिपीट थोड़ी करेंगे। देखो इस वाक्य में 2 बार लिख रहा है, इसको नाउन को रिपीट कर रहा है आगे जाके। ये तो वही बात होगी कि आप बोल रहे हो कि राम बाजार गया और फिर आगे राम ने एक किताब खरीदी, राम वेंट टू मार्केट एंड राम वेंट टू मार्केट एंड राम बॉट अ बुक। ये गलत है। अगर आप इस बंदे का नाम बार बार यूज करोगे या कोई आप एनिमल का नाम बार बार यूज करोगे, सो इट मींस आप नाउन को रिपीट कर रहे हो। नाउन को रिपीट नहीं किया जाता, उसकी जगह हम रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन को, राइट। तो यहां पे ये जो बुरा, ही स्टोल अ डॉग, उसने एक कुत्ता चुराया, एक डॉग चुराया और उसको बेच दिया, है ना। एंड सोल्ड द डॉग की जगह क्या आना चाहिए, प्रोनाउन रिप्लेस होगा, यहां पे इट आएगा। एंड सोल्ड इट फॉर RS50। इट जो है एनिमल्स के लिए भी लग जाता है, ध्यान रखना। जैसे राम की रिप्लेसमेंट क्या बनेगी स्टूडेंट्स, हम यहां पे ही लिखेंगे, ना कि यहां पे इट लिखेंगे, वो लिविंग है। सो राम वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट अ बुक देयर, उसने वहां पे एक किताब खरीदी। सो अगर आप बार बार उस नाउन को रिपीट करते चलोगे, बार बार उस नाउन को दोहराओगे, पिछली साल राम बाजार गया, ठीक है, या शिमला गया, फिर राम जो है कुफरी चला गया, फिर राम वहां से वापस घर आ गया, फिर राम ने बहुत सारी वहां शॉपिंग करी, तो ये ऑड लगता है, अजीब लगता है, और आपकी जो भाषा की जो सुंदरता है वो खराब हो जाएगी, right? If you are repeating that particular noun again and again, it will spoil the beauty of the language. तो भाषा की ब्यूटी को, सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें प्रोनाउंस यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। ये देखो लिखा है, he stole a dog and sold it for RS50 is the correct sentence. अगला देख लो, 12वां सवाल देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है इन अ जिफी। तो इसका आपको बेसिकली इस मुहावरे का मीनिंग बताना है। इडियम्स आते हैं, स्पेलिंग्स आती हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आते हैं, यही ट्रैक चल रहा है, यही हमारा टेट के एग्जाम्स में रहते हैं क्वेश्चन इस लेवल के। सो इन अ जिफी का मतलब होता है अचानक, क्विकली भी बोल सकते हो, ठीक है। आई विल बी बैक इन अ जिफी, वेरी क्विकली, या अचानक एकदम से, है ना। जैसे आप अपने दोस्त को बोलते हो यार रुकना, बस 1 मिनट में आ गया मैं, बस 2 सेकंड में आ गया बस, ठीक है। आई विल बी बैक इन अ जिफी, तो क्विकली भी बोलते हैं, इसका मतलब क्विकली भी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी कर सकते हो आप, सडनली एंड क्विकली बोल सकते हो। इन अ फिक्स का मतलब कंफ्यूजन होता है, इसका मतलब इन कंफ्यूजन होता है जब इंसान जो है दुविधा में होता है, ठीक है। तो उसका मतलब इन अ फिक्स का मीनिंग मैंने यहां लिख दिया। जैसे मैं बोलता हूं आजकल जो है वो दुविधा में है, इन डायलेमा, एक वर्ड आता है ट्रिब्यून में, डायलेमा सुना होगा आपने, है ना, कि आजकल वो दुविधा में है, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो नाउअडेज ही इज इन डायलेमा, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट। सो इन अ फिक्स का मतलब नाउअडेज ही इज इन अ फिक्स, ऐसे आता है न्यूज़पेपर में। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इज सडनली, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 13वां सवाल देख लीजिए बेटा, क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का आपको देना है यहां पे ऑपोजिट। तो क्लीमेंसी का मतलब होता है टॉलरेंस। क्लीमेंसी होता है मतलब किसी चीज को आप बर्दाश्त कर रहे हो, टॉलरेट करना, सहन करने को बोलते हैं क्लीमेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट कुड बी इंटॉलरेंस, राइट। चलिए, तो यहां पे अदर वर्ड्स की मीनिंग भी लिखी है, जैसे कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, सेंसिबिलिटी क्या होता है, कॉर्पोरल क्या होता है, आप पढ़ सकते हो। कॉर्पोरल मींस अ पर्सन एट लो लेवल इन आर्मी, आर्मी में एक लो रैंक होता है, उसको कॉर्पोरल बोलते हैं। इंटॉलरेंस, इसको बोल्ड किया है क्योंकि ये आंसर है हमारा, ठीक है। मींस अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनस्टेबल टू बियर समथिंग। क्लीमेंसी मींस काइंडनेस होता है, मैंने आपको बताया था। टॉलरेंस, ठीक है, जिस चीज को आप सहन करते हो, इसलिए आंसर भी इंटॉलरेंस हो गया। काइंडनेस हो गया, दयालुता दिखाना, शोन टू समबडी। कॉम्प्रोमाइज मींस सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस होता है। सेंसिबिलिटी मींस द एबिलिटी टू फील और रिएक्ट टू समथिंग होता है, और हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। चलो 14वां सवाल देख लीजिए, अ कर्टेन लेक्चर। अ कर्टेन लेक्चर एक मुहावरा है, इडियम है, इसका आपको मीनिंग बताना है। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, है ना। कर्टेन क्या होता है, पर्दा होता है। हम बोलते हैं कर्टेन को यार हटा दो, साइड में कर दो। कर्टेन मींस पर्दा होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो अ कर्टेन लेक्चर एक मुहावरा है और इसका मीनिंग होता है बेसिकली, जब टिपिकली ये इडियम यूज किया जाता है जब वाइफ अपने हस्बैंड को डांटती है प्राइवेट में। तो सी आंसर करना, टिपिकली वाइफ के लिए यूज करते हैं कि प्राइवेट स्कोल्डिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ, राइट। जब हस्बैंड की को डांट पड़ती है किसके द्वारा, अपनी वाइफ के द्वारा, तो वहां पे हम कर्टेन लेक्चर को यूज करते हैं। और 15वां ये देख सकते हो आप, कर्टेन लेक्चर इज प्राइवेट स्कोल्डिंग ऑफ हस्बैंड बाय हिज वाइफ, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 15वां सवाल देख लीजिए, पूरा अ लेजिस्लेशन वाज पास्ड टू पनिश ब्रोकर्स हु डैश देयर क्लाइंट्स फंड्स, है ना। तो मतलब एक कानून पास किया गया उन ब्रोकर्स को दंड देने के लिए, पनिश
सजा देने के लिए जो अपने क्लाइंट्स के पैसे को क्या करते हैं, मनी के लिए कभी डिस्ट्रॉय नहीं लगाते, ये भी डिस्ट्रक्शन होता है, डिवास्टेट। ठीक है, तो इन ये रॉन्ग वर्ड्स हैं। एम्बेजल आएगा, एम्बेजल का मतलब भी होता है चुराना, पैसे को स्टील करना या पैसे को खराब करना, यूज करना किसी दूसरे के पैसे को, उसको एम्बेजल बोलते हैं। सबके मीनिंग पढ़ सकते हो आप। सॉल्यूशन, द ब्लैंक नीड्स टू बी फिल्ड विद द वर्ब। पहली बात तो यहाँ पे वर्ब आएगा, डिस्ट्रॉय भी वर्ब है ये सारी वर्ब, सिर्फ डिवोर को छोड़ के वर्ब्स ही है ये सारी। एम्बेजल्ड भी होता है, डिवास्टेटेड होता है, डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, मीनिंग डिवोर मींस टू ईट हंग्रीली और क्विकली, जल्दी से खाना, उसको डिवोर बोलते हैं। एम्बेजल मतलब टू स्टील और मिस अप्रोप्रिएट, किसी के पैसे को मिस अप्रोप्रिएट करना। एम्बेजल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स एज फंड्स आर मिस अप्रोप्रिएटेड बाय पीपल, राइट, क्योंकि पैसे को मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है लोगों के द्वारा। वन कैन स्टील फंड्स फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट्स बट नॉट डिवोर, डिवास्टेट और डिस्ट्रॉय, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो वन कैन स्टील फंड्स फॉर देयर मॉनेटरी बेनिफिट्स, पैसे को चुरा सकते हैं लेकिन उसको डिस्ट्रॉय और डिवोर नहीं किया जाता, ये गलत ऑप्शंस हैं, इसलिए आंसर हमारा ये बना, राइट। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में हमने टोटल 15 एमसीक्यूज करे हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सॉल्यूशंस के साथ मैंने डाले हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो, अदर वर्ड्स की मीनिंग भी आप पढ़ सको। तो थैंक यू वेरी मच, आज के सेशन में इतना रहेगा स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।